हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार से फिर बहुत स्वागत है आपका राइज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है वो हम प्रजनन का हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और उसकी दूसरी क्लास आज हमारी है ना। सेकंड लेक्चर हम प्रजनन के बारे में। तो पहला लेक्चर जो था वो हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, है ना, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंदर हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन जो है वो क्या होता है ना। उसके प्रकार हमने पढ़े, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन तो नहीं पढ़ा हमने, वो होता भी नहीं है ना। और फीजन के बारे में हमने पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हमने पढ़ा, और फाइनली माइक्रो प्रोपेगेशन, है ना, सूक्ष्म जीव से जो है एक सेल से पूरा पौधा कैसे तैयार किया जा सकता है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर हमने पढ़ा। ठीक है। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और उसकी क्यों आवश्यकता होती है, और जो पुष्प है उसके सारे भागों के नाम। तो यौन प्रजनन, है ना, यौन प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता क्या है, यौन प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बाय फर्टिलाइजेशन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, यौन प्रजनन बोलते हैं। यौन प्रजनन बोलते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो, है ना, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो, उसको क्या बोलते हैं, यौन प्रजनन बोलते हैं। तो यौन प्रजनन की आवश्यकता क्यों हुई भाई। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अलैंगिक जनन जो है, ये लैंगिक जनन, यौन प्रजनन या लैंगिक जनन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन है उसकी आवश्यकता वो था ही, एक पहले से ही डेवलप हो गया था ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये यौन प्रजनन जो है इसकी आवश्यकता किस लिए पड़ी, है ना, लैंगिक जनन की आवश्यकता जो है वो किस लिए हुई। तो देखो, वेरिएशन लाने के लिए, है ना, टू प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, वेरिएशन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो है वो किसकी जरूरत हुई, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल मोड ऑफ। और जो डार्विन है उन्होंने कहा था कि जो वेरिएशन है वो क्या करते हैं, इवोल्यूशन कॉज करते हैं, है ना। वेरिएशन वेरिएशंस लीड्स टू इवोल्यूशन, लीड्स टू इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन लाते हैं, वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन लाते हैं। और इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन इज नेसेसरी, इवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। किसी स्पीसीज को, किसी प्रजाति को जो है वो पृथ्वी पर बने रहने के लिए, भाई रिप्रोडक्शन हो किस लिए रहा है, रिप्रोडक्शन हो इसलिए रहा है कि अपनी संतति को या अपने जैसों को, अपनी प्रजाति को जो है वो अर्थ के ऊपर बनाए रखें, पृथ्वी पर बनाए रखें। इसीलिए तो प्रजनन हो रहा है, ये हमने पढ़ा था पहले, है ना। तो अब वो बनी कब रहेगी, क्योंकि एनवायरमेंट जो है, पृथ्वी का वातावरण जो है वो लगातार बदलता रहता है। हमारा इकोसिस्टम के अंदर आसपास की चीजें जो है वो लगातार बदलती रहती हैं। और उस बदलाव के अगर अनुसार अगर कोई बदलाव नहीं हुआ उस जंतु के अंदर या उस जीव के अंदर, तो क्या होगा, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो उसे बचाए, उस प्रजाति को बचाए रखने के लिए उसके अंदर क्या होना जरूरी है, उसमें इवोल्यूशन होने जरूरी है, उसमें बदलाव होना जरूरी है, उसका अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट होना जरूरी है। और उस इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशन जरूरी है, बदलाव जरूरी है ना, वेरिएशन जरूरी है। और वेरिएशन के लिए क्या जरूरी है, वेरिएशन के लिए जरूरी है कि क्या हो, रिप्रोडक्शन हो। पर कौन सा, सेक्सुअल, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसी से क्या आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, उसी से इवॉल्व होती है कोई प्रजाति, और उसी इवोल्यूशन की वजह से वो सदियों सदियों तक पृथ्वी के ऊपर बनी रहती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यौन प्रजनन की आवश्यकता होती है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो
तो हम आगे बढ़ते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता और संतान में समान क्रोमोसोम की संख्या बनाए रखना। देखो एक कोशिका होती है, उस कोशिका को नियंत्रित करता है डीएनए, है ना। एक कोशिका है और उस कोशिका को जो है वो नियंत्रित करता है कौन? उसके ऊपर नियंत्रण होता है किसका? न्यूक्लियस का, केंद्रक का। केंद्रक इसको नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है केंद्रक। और केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए जो है वो केंद्रक के अंदर कभी कभी किस रूप में मिलता है हमें? क्रोमोसोम के रूप में मिलता है, क्रोमोसोम के रूप में मिलता है। तो ये जो क्रोमोसोम है इनका समान नंबर, है ना, समान संख्या के अंदर ये बने रहें। किसके अंदर? पेरेंट के अंदर और ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका के अंदर क्या होता है? ये मेल गैमेट का काम करती है और ये एक कोशिका है जो फीमेल गैमेट, युग्मक का काम करती है, ठीक है। ये मेल के लिए और ये मान लो फीमेल के लिए। अब इसके अंदर जो है वो, अगर ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है तो सपोज दैट ये 46 क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी कितने हैं? 46, 46 क्रोमोसोम है। जब ये आपस के अंदर फर्टिलाइजेशन करेंगी तो क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 92, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इनको पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो कोशिका है जिसमें 46 क्रोमोसोम है और ये जो कोशिका है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, इसमें पहले 23 क्रोमोसोम करने पड़ेंगे, इसमें भी पहले 23 क्रोमोसोम करने पड़ेंगे, फिर हम इन दोनों को फर्टिलाइज करवाएंगे, फिर जो कोशिका बनेगी उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। और ये जो जिस प्रोसेस से इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा होता है, उसको हम बोलते हैं मियोसिस। उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो अब देखो, क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखने के लिए क्या होता है? मियोसिस होता है। क्रोमोसोम की संख्या को बनाए रखने के लिए पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? मियोसिस होनी चाहिए, है ना। तो युग्मकों के अंदर जो जनरेटिव सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है, प्रजनन कोशिका जो होती है, प्रजनन कोशिका जो होती है ना, प्रजनन कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे? हाफ रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होगा उसमें फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये किसकी है? निषेचन की है। निषेचन फर्टिलाइजेशन की है, ठीक है। ये निषेचन हो गया। और निषेचन होने के बाद जो बनेगा उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम क्या बोलेंगे? युग्मज। युग्मज, जाइगोट, जाइगोट, युग्मज, जाइगोट, ठीक है। ये होता है भाई, देखो। तो ये तीन प्रक्रिया होती हैं, तीन प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये नियंत्रित रहता है, ये नियंत्रित रहता है। ऐसा होता है, ऐसा। पहला क्या होगा? मियोसिस। दूसरा क्या होगा? निषेचन। और तीसरे क्या बनेंगे? युग्मज बनेंगे, युग्मज, जाइगोट बनेंगे, जाइगोट। तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, इसमें 46 क्रोमोसोम, मियोसिस हुआ, दोनों के अंदर आधे आधे रह गए, दोनों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से वापस 23 क्रोमोसोम इसके, 23 इसके, फिर से 46 क्रोमोसोम निषेचन के बाद रह गए, और इसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ये तो एग्जाम्पल लिया हमने हमारा, है ना। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा होता है, पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी सेम होगा, लेकिन प्लांट में सब में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सारे पौधों के अंदर। तो इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल देकर के आपको बता दिया, इस उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर, है ना, फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो ये बनाया हुआ है, ठीक। इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, पहले यहां हम पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग।
तो पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से, है ना। एक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, वैसे तो बाकी भागों के बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला होता है दलपुंज या बाह्य दलपुंज, है ना। तो ये जो है, ये जो सेपल लिख रखा है, ये है हमारा दलपुंज, दलपुंज या बाह्य दलपुंज, दलपुंज या बाह्य। सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है, ये वाली जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं हरे रंग की, ये क्या है, ये बनाते हैं दलपुंज। और ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये हरा होता है, हरे रंग का, हरे हरे रंग का, ये हरे रंग का होता है। और ये बाह्य होता है, सबसे बाहर, है ना, सबसे बाहर होता है, ये सबसे बाहर की तरफ होता है ये, ठीक है। ये सबसे बाहर की तरफ है। दूसरा जो है, दूसरा जो पार्ट है ना, वो होता है कौन सा, पंखुड़ियां या पुष्पदल, पंखुड़ियां या पुष्पदल। तो ये जो आप रंगीन भाग देख रहे हैं, हरे को छोड़ करके जो रंगीन भाग आप देख रहे हैं जिसको पेटल लिखा हुआ है, ये क्या होता है, पुष्पदल, पुष्पदल, है ना, पुष्पदल, ये पुष्पदल है ना, पुष्पदल या पंखुड़ियां। अब देखो पुष्पदल जो होता है, पुष्पदल जो होता है वो कैसा होता है, पुष्पदल जो है ये कलरफुल होता है, रंगीन होता है ये, है ना, रंगीन, कलरफुल, कलरफुल, एक्सेप्ट हरे को छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रीन, हरे को छोड़कर बाकी सारे रंग इसमें हो सकते हैं। हरा रंग नहीं होता है, बाकी सारे रंग इसके अंदर हो सकते हैं पुष्पदल के अंदर। तो ये जो दोनों दल हैं, पुष्पदल और दलपुंज, है ना, इनका कोई मुख्य कार्य नहीं होता है ना। ये तो प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन। फ्लावर जब बर्ड फॉर्म में होता है ना, फ्लावर जब अपने बर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि बंद फूल जो होता है उसकी रक्षा करता है, ये बंद फूल की रक्षा करता है। और ये जो पुष्पदल होता है, ये क्या करता है, जो पॉलिनेटर्स हैं, जो परागण करवाते हैं, है ना, जो पॉलिनेटर्स हैं, जो परागण करवाते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है ये, है ना, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है ये किसको, पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स जो परागण करवाते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, पुष्पदल जो है वो। उसके अलावा जो है वो होता है एक क्या, पुंकेसर, पुंकेसर। तो जो पुंकेसर है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन जो है इसको बोलते हैं हम क्या, पुंकेसर, पुंकेसर, ये पुंकेसर है, ठीक है, पुंकेसर। अब पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। तो जो मुख्य भाग है वो एंथर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है आगे। और दूसरा जो पार्ट होता है इसके अंदर वो होता है अंडप या स्त्री प्रजनन अंग, है ना, अंडप या स्त्री प्रजनन अंग, अंडप या स्त्री प्रजनन अंग। तो ये जो पिस्टिल है ये होता है अंडप, अंडप, पिस्ट्री, पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल इसको बोलते हैं अंडप। और इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये होता है रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल जिसके ऊपर ये चारों दल जो हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, दलपुंज, पुष्पदल, पुंकेसर और अंडप, ये 4 दल हैं। ये चारों दल जिसके ऊपर स्थापित होते हैं, जिसके ऊपर रखे होते हैं, वो होता है रिसेप्टेकल। और रिसेप्टेकल जो है
वो एक डंडी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। किससे? शाखा से। पौधे की जो शाखा होती है, टहनी होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है और उसे हम बोलते हैं स्टाक, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टाक बोलते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टेकल और स्टाक, इसको हम पेटल भी बोलते हैं। सॉरी, पेटल कह रहा हूं, हाँ स्टाक बोलते हैं इसको, और इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। अब देखो हम भाग देखते हैं अलग अलग, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, पुष्प के भाग। तो सबसे बाह्य भाग जो होता है वो बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, दलपुंज या बाह्य दलपुंज। तो ये क्या होता है? ये हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है। सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और फूल को या पुष्प को, फूल या पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये सुरक्षा प्रदान करता है जब वो किसकी फॉर्म में होता है? बड फॉर्म के अंदर होता है, तब ये उसको घेर के रखता है। किसी भी फ्लावर बड को अगर आप देखोगे तो वो हरे रंग का होगा। किसी भी फूल का बड हो, किसी भी पुष्प का बड हो, फ्लावर, फ्लारल बड इज ऑलवेज इन ग्रीन कलर, हमेशा आपको हरे रंग का दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो इससे घिरा हुआ रहता है। किससे? सेपल, दल पुंज से। तो ये उसकी रक्षा करता है बड फॉर्म के अंदर। दूसरा है पेटल्स। दूसरा है पेटल, है ना। ये क्या होता है? दूसरे नंबर का, बाहर से दूसरे नंबर का, बाहर से दूसरे नंबर का दलपुंज है। बाहर से दूसरे नंबर का दलपुंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुष्प दल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पुष्प दल। और ये क्या होता है? ये अलग अलग रंगों का होता है ना। ये क्या होता है? अलग अलग रंगों का होता है। इसके अलग अलग रंग होते हैं, हरे को छोड़ करके। हरा रंग नहीं होगा, बाकी उसके अलावा सब तरह के रंग होंगे। तो पुष्प किस रंग का होगा, फूल किस कलर का होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके पेटल का कलर क्या है ना। यानी कि उसके पुष्प दल का कलर क्या है, उसके पुष्प दल का रंग क्या है, वही रंग फूल का होता है। हम कहते हैं कि ये गुलाबी फूल है, तो वो गुलाबी जो रंग होता है वो उसके पुष्प दल का होता है। ठीक है, हम कहेंगे कि ये नीले रंग का है, लाल रंग का है, तो वो नीला और लाल रंग जो है वो उसके पुष्प दल का होता है, पुष्प दल का। और इसका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये पॉलिनेटर्स को, ये पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं ये अपनी तरफ। ठीक है, तो ये इनका काम है। अगला जो है वो है स्टेमन, पुंकेसर या नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग, पुंकेसर। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक तो होता है परागदंड। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये है परागदंड, जो डंडी होती है ना। ये है पराग दंड, परागदंड। ठीक है, ये परागदंड है। तो ये, इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है, ये रिसेप्टेकल से एंथर को जोड़ने का काम करता है। रिसेप्टल और एंथर जो है ना, यानी कि पराग कोश, उस उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यही काम होता है इसका। दूसरा है क्या? एंथर, पराग कोश। तो ये पोलन ग्रेन लाइन ऑफ डिसेंसर, ये वाला जो है, ये है क्या? परागकोश। परागकोश।
है ना। इस पराग कोश के अंदर होते हैं पोलन सैक, पोलन सैक। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है पोलन सैक, ये है पोलन सैक। ठीक है, ये पोलन सैक है, ये पोलन सैक है। ठीक है, इसके अंदर तो एक एंथर के अंदर, एक एंथर के अंदर जो है वो, एक एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड होता है ना। एंथर कैसा होता है? बाइलॉब्ड। दो लोब होती हैं उसके अंदर, दो लोब होती हैं। देखो ये दो लोब हैं, ये यहां से हम बीच में लाइन खींच दें तो एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है। ठीक है, ये दो लोब होती हैं और एक लोब के अंदर जो है वो दो पोलन सैक होते हैं। एक जो लोब होती है उसके अंदर दो पोलन सैक होते हैं, दो पोलन सैक होते हैं। एक पोलन सैक ये रहा और दूसरा पोलन सैक ये रहा इसके अंदर, और इसके अंदर भी दो पोलन सैक हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। और ईच लोब मतलब हर एक लोब, ईच लोब हैव टू थीका, टू थीका। दो कोश होते हैं, दो गड्ढे होते हैं, दो कुएं होते हैं, किसी भी तरीके से आप समझ लो, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से लेकर के और नीचे की तरफ, यहां से और ये यहां तक होगा, नीचे तक होगा, ये यहां से यहां तक। एक इसके पीछे की तरफ होगा, ये वाला देखो ऊपर से यहां, एक ये पीछे की तरफ ऊपर से और यहां नीचे की तरफ तक है ये। ठीक है, तो ये जो है, ये जो लाइन है बीच में लाल रंग की, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और एक लोब के अंदर एक पोलन सैक ये है और दूसरा पोलन सैक ये है। ठीक है, दो इसके अंदर भी दो, सॉरी दो थीका है, एक ये थीका एक ये थीका, एक ये थीका, पोलन सैक भी बोलते हैं थीका भी। तो दो पोलन थीका होते हैं एक लोब के अंदर। तो एक एंथर जो होता है उसके अंदर कितने होते हैं? चार थीका होते हैं, चार थीका होते हैं, मतलब चार कुएं या चार गड्ढे होते हैं जिनके अंदर क्या भरा होता है? जिनके अंदर भगा होता है पराग कण, जिनके अंदर भरा होता है पराग कण। तो ये जो है पोलन ग्रेन, यही क्या है? पराग कण, पराग के कण, पराग के कण। ये जो यहां निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर, ये जो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पराग कण है, और यहां पे अंदर ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? पराग कण है, ये सब पराग कण है। तो ये होता है एक एंथर। एंथर में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, एक परागदंड और दूसरा परागकोश। परागदंड और परागकोश। एक परागकोश के अंदर दो लोब होते हैं, एक लोब दो लोब, दो लोब, हर एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, यानी कि दो पोलन सैक होते हैं, एक दो एक दो। ठीक है, और उन थीका या पराग कोश, सॉरी पोलन सैक के अंदर जो है वो क्या होते हैं? बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण होते हैं, बहुत सारे पराग कण होते हैं। और पराग कण के अंदर जो है वो क्या होता है? युग्मक होता है, उसके अंदर गैमेट होता है, गैमेट युग्मक जो है वो पराग कण के अंदर होता है। तो पराग कण जो है वो खुद कोई गैमेट नहीं है, उसके अंदर गैमेट होते हैं। ये बात याद को रखनी है आपको, है ना। उसके अंदर गैमेट होते हैं, वो खुद कोई गैमेट नहीं है, वो खुद कोई गैमेट नहीं है, उसके अंदर गैमेट होते हैं। अगला जो है वो है हमारा पिस्टिल कार्पल, यानी कि अंडप या स्त्री प्रजनन अंग, अंडप या स्त्री प्रजनन अंग। तो जो स्त्री प्रजनन अंग है उसके तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, और वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टिग्मा, जिसको हम बोलते हैं वृत्तिकाग्र, वृत्तिकाग्र, ये है वृत्तिकाग्र, ये है वृत्तिकाग्र, स्टिग्मा। ठीक है, दूसरा है स्टाइल, वृत्तिकादंड, ये वृत्तिकादंड है, वृत्तिका दंड, तुम्हें दंड मिलेगा, ऐसी गुस्ताखी की तुमने, तुम्हें दंड मिलेगा, वृत्तिका दंड। और ओवरी यानी कि अंडाशय, तो ये है ओवरी वॉल, और ये ओवरी है ना, इसमें ये ओवरी है, ये वाली है ना, ये ओवरी है, यानी कि अंडाशय, अंडाशय, ओवरी। ठीक है,
और अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल जो है उससे बनते हैं बीज। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल टर्न्ड इनटू सीड, मतलब वो बीज में बदल जाता है। और ओवरी जो है, अंडाशय जो है, ये फल बनाती है। ये क्या बनाती है? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ये का मतलब अंडाशय से है, ये फल में बदल जाता है, फल में रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित हो जाता है, फल के अंदर रूपांतरित हो जाता है। तो जो फल होता है वो क्या होता है एक्चुअली में? फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी, वो ओवरी होती है, राइपेंड, पकी हुई ओवरी होती है वो, है ना। और जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है, ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड यानी कि बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है बीज। और ये दोनों झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्टिग्मा और वृत्तिकाग्र। तो स्टिग्मा का काम क्या होता है? स्टिग्मा का काम होता है पोलन ग्रेन को रिसीव करना। मतलब जो पोलन ग्रेन है हमारा, है ना, परागकण है, परागकण जो है, परागकण यहां पहुंचता है, यहां लैंड करता है, यहां पे लैंड करता है, यहां उतरता है वो, है ना, इसके ऊपर आकर के टिक जाएगा परागकण। किसके ऊपर? स्टिग्मा पे। फिर यहां से क्या निकलेगा? यहां से एक पोलन ट्यूब निकलेगी जो गैमेट्स को लेकर के आएगी कहां तक? ओव्यूल तक। और ओव्यूल के अंदर जाकर के फिर वो फर्टिलाइजेशन करवाएगी, वहां गैमेट्स को रिलीज करेगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो अंडप है या स्त्री प्रजनन अंग है, उसके 4 भाग हैं, सॉरी 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है वृत्तिकाग्र, एक तो है वृत्तिकाग्र जो रिसीव करता है किसको? पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर के उतरता है। ठीक है। दूसरा है स्टाइल। स्टाइल का क्या काम है? ये वृत्तिकाग्र को ऊपर की तरफ लहराता है हवा में, है ना। जो वृत्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, इसको ऊपर हवा में लहराएगा जिससे कि परागकण जो है वो यहां पर आ जाए, लैंड करे, इसके ऊपर गिरे। और जो ओवरी अंडाशय है उसके अंदर होते हैं क्या? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जो है वो होता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। तो ये फीमेल पार्ट होता है ना। और अंडाशय जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फ्रूट के अंदर यानी कि फल में बदल जाता है। और ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में रूपांतरित हो जाता है, बीज के अंदर बदल जाता है। ठीक है। तो ये है आपका फ्लावर का पूरा डायग्राम कि 4 भाग होते हैं एक फूल के, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है पिस्टिल, सबसे बाहर वाला भाग। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं 4 भाग। सबसे पहला होता है दलपुंज, सेपल, पिस्टिल कह रहा हूं सॉरी, है ना, दलपुंज, सेपल। उसके बाद दूसरा होता है पेटल, तीसरा होता है स्टेमन, और चौथा होता है पिस्टिल। ठीक है। तो जो आपका सेपल है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, पेटल जो है वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, फ्रेग्रेंस देता है, खुशबू इन्हीं से आती है। और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। तो जो स्टेमन है इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है इसके अंदर क्या होते हैं? थिका प्रेजेंट होते हैं, ये बाइलॉब्ड होता है ना। ये कैसा होता है? ये बाइलॉब्ड होता है, इसके अंदर थीका प्रेजेंट होते हैं। और थीका के अंदर, पोलन सैक के अंदर क्या होता है? पोलन सैक या थीका के अंदर होता है क्या?
पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। दूसरा जो है आपका क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा वो उसके ऊपर लैंड करते हैं कौन, पोलन ग्रेन्स। स्टाइल जो है वो इसको हवा के अंदर वेव अप करके रखता है, उठा करके रखता है हवा के अंदर, जिससे कि आसानी से जो है वो पोलन ग्रेन इसके ऊपर डस्टेड हो जाए, इसके ऊपर गिर जाए। और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फूल फ्रूट के अंदर, और जो आपका ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। इतना अभी तक हमने इसके अंदर पढ़ा पुष्प के भागों के अंदर कि ये पुष्प के भाग होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ये है ओव्यूल। ओव्यूल कुछ इस तरीके से होता है दिखने के अंदर, ठीक है। ये एक फनिकल यानी कि स्टाक होता है, ये डंडी होती है, स्टाक होता है ये, है ना, डंडी होती है जो इसको ओवरी की वॉल से जोड़ करके रखेगी, ओवरी की वॉल से जोड़ करके रखेगी, ठीक। ये आउटर इंट्यूगमेंट है, बाहर वाली परत सुरक्षा कवच। ये इनर इंट्यूगमेंट है, ये निशान गलत लग गया, इनर इंट्यूगमेंट ये वाला है ना, ये नहीं है, ये इनर इंट्यूगमेंट है, यानी कि ये वाला जो है ये इनर इंट्यूगमेंट है, ठीक है, इनर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट ये वाला, और ये वाला बाहर है, बाहरी है, ये वाला बाहर का है, ये वाला अंदर वाला इंट्यूगमेंट है, ठीक है। ये वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है, वेस्कुलर, ये जो हरा दिखाई देता है वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है ये, यानी कि जो जाइलम और फिलोएम इस तक भोजन को पहुंचाएंगे वो वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है। इसको बोलते हैं हम राफे, क्या बोलते हैं, राफे बोलते हैं इसको, राफे, इसको राफे बोलते हैं इस वेस्कुलर स्ट्रैंड को, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं चला जा, रुक मत भाई यहां से, चला जा मतलब चले जा, चले जा, है ना, चले जा, आप ऐसे याद रख सकते हो, चला जा, चला जा, चले जा। और ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो, ये है एम्ब्रियो सैक, ये वाला भाग है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर 3 कोशिकाएं, यहां 2 दिखाई दे रही हैं पर एक्चुअली में ये 3 होती हैं, एंटीपोडल सेल 3 होती हैं, ये 3 कोशिकाएं होती हैं। एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2, तो ये होते हैं 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एक होती है एग सेल और 2 सिनर्जिड, ये इस तरीके से होता है, एक एग सेल और इसके आजू बाजू में 2 सिनर्जिड। ये वाली बाजू वाली एग सेल अलग से बना देते हैं, ये तो मान लो आपकी, ये तो हो गई एग सेल, ये वाली हरे रंग की जो दिखा रहे हैं हम यहां पे, ये तो हो गई एग सेल, ठीक है। और ये जो नीले रंग का हम दिखा रहे हैं, नीले रंग का, ये हो गया मान लो सिनर्जिड, सिनर्जिड। तो यहां पर भी सिनर्जिड का नंबर होता है 2 और एग सेल होती है 1, और ये एग सेल जो है यही फीमेल गैमेट होता है, यही क्या होता है, फीमेल गैमेट, फीमेल युग्मक, है ना, फीमेल युग्मक, फीमेल गैमेट। और ये एक छिद्र है जहां पर इंट्यूगमेंट अब्सेंट है, जहां पर ना इंट्यूगमेंट है ना, और ना न्यूसेलस है, वो अब्सेंट है, उस जगह पर क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं ना। ये क्या होता है, ये एक छिद्र होता है, छिद्र, जिसके द्वारा पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगी, इसके अंदर जाएगी। तो इसके अंदर कुल कोशिकाओं का नंबर होता है, कुल कोशिकाओं का नंबर होता है 7, और कुल जो न्यूक्लियस हैं उनका नंबर होता है 8। ये वाली जो है एम्ब्रियो सैक, ये पूरी एक सेल है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, है ना, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इस वेजिटेटिव सेल मतलब एम्ब्रियो सैक इज इटसेल्फ ए
एम्ब्रियो सैक इज इटसेल्फ ए एम्ब्रियो सैक इज इटसेल्फ ए सेल। और ये जो सेल होती है, इसको भी हटा देते हैं, हम कंफ्यूज हो गए नहीं तो आप, है ना। ये एक सेल है, एक कोशिका है। एम्ब्रियो सैक जो है वो खुद एक कोशिका है। और इस कोशिका, ये जो कोशिका है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होते हैं ये। तो इस एक कोशिका में दो न्यूक्लियस होते हैं। अब इस एक कोशिका के अंदर, इस एक कोशिका के अंदर और 6 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं एंटीपोडल, 3 कोशिकाएं एंटीपोडल कोशिकाएं, और 2 कोशिकाएं सिनर्जिड कोशिकाएं, और 1 कोशिका होती है फीमेल गैमेट। तो 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, 3 और 3 एंटीपोडल, 6 सेल तो ये हो गई। और एक एम्ब्रियो सैक जो है वो खुद एक कोशिका है, ये खुद कोशिका है। तो 7 कोशिकाएं हो गई। और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 हो गए। केंद्रक इनमें 8 हो गए। कितने? 2 केंद्रक सिनर्जिड के, 1 केंद्रक फीमेल गैमेट का, 3। और 3 केंद्रक हो गए किसके? एंटीपोडल सेल के, 6। और 2 केंद्रक होते हैं एम्ब्रियो सैक की कोशिका के अंदर, 2 केंद्रक इसके होते हैं, है ना, 1 और 2। ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये एम्ब्रियो सैक खुद एक सेल है, उसके जो है वो सेल हैं। इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, है ना, सेंट्रल सेल बोलते हैं इसको, या वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल हालांकि जनरली जो है वो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? पोलन ग्रेन के अंदर जो बड़े वाली कोशिका होती है इसको, तो इसको सेंट्रल सेल ही ज्यादा बोलते हैं, है ना। सेंट्रल सेल जो है वो ये है, और ये खुद जो है वो एम्ब्रियो सैक है ना। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक है खुद। सेंट्रल सेल खुद एक एम्ब्रियो सैक है। इस तरीके से ये ओव्यूल होता है। तो जो फीमेल मेल गैमेट हैं वो यहां से एंटर करते हैं, इससे फर्टिलाइज करते हैं, और क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड के अंदर। और ये ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। तो हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं, बाय बाय।